हाँ, तो हम लोग भारी उद्योग और हल्का उद्योग देख रहे थे। भारी उद्योग यानी जो बृहद मात्रा में उद्योग किया जाता है, जैसे कि लोहा, इस्पात, ये सब आते हैं भारी उद्योग में। हल्का उद्योग में कह रहा है कि सिलाई मशीन निर्माण करना, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण करना, ये सभी हल्के उद्योग के निर्माण में आ जाते हैं। अब देखिए, कच्चे माल का स्रोत हम लोग थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे, स्रोत के आधार पर। अभी कच्चा माल का आधार देख लिए, अब स्वामित्व के आधार पर देख लेते हैं कितने प्रकार होते हैं। आप लोग पढ़े होंगे ज्योग्राफी, पहले स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं वो देखना है। संसाधन एंड उद्योग बोथ आर डिफरेंट, नॉट सेम। कह रहा है कि सार्वजनिक उद्योग और सहकारी उद्योग होते हैं। जो स्वामित्व के आधार पर होते हैं वो क्या होते हैं, सहकारी उद्योग होते हैं, और स्वामित्व सार्वजनिक उद्योग होते हैं। सार्वजनिक उद्योग कहने का मतलब है कि वैसी आधारभूत संरचना जिसका सरकार स्वयं संचालन करती है, यानी सरकार स्वयं संचालन करती है, वो सार्वजनिक उद्योग होता है जिसमें कोई भी आदमी भाग ले सकता है अपनी योग्यता के अनुसार। इसके तहत दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की जा चुकी है, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें भेल और सेल होते हैं। यानी भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड होता है, और सेल का मतलब होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, जो कि सार्वजनिक उद्योग में आते हैं, जो कि सरकार इसका संचालन करती है, स्थापना करती है, और इसमें सरकारी नौकरी लोगों को होती है और उसमें कार्य करते हैं। अब है संयुक्त और सहकारी उद्योग। सहकारी में कह रहा है कि इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सहकारी रूप से समिति बनाकर इसको योगदान करते हैं। यानी कह रहा है कि इसका मतलब है अर्ध सहकारी, प्राइवेट, यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर संयुक्त होकर कंपनियों का निर्माण करते हैं, जिसमें कह रहा है कि इंडियन ऑयल हो जाएगा, महाराष्ट्र का चीनी उद्योग हो जाएगा, और भी बहुत सारे जो उद्योग हैं इस क्षेत्र में आ जाएंगे। यानी 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर सहयोग करके कंपनियों का निर्माण करके जिसमें लोगों को रोजगार देते हैं, वो सभी इसी के तहत आ जाएंगे। अब कह रहा है कच्चे माल का स्रोत के आधार पर, ये कच्चे माल का स्रोत के आधार पर देखते हैं हम लोग, कृषि उद्योग, सूती उद्योग, जूट, ऊनी, रेशम, ये सारे चीज इसी के तहत आ जाएंगे। तो देखिए, पहला हम लोग शुरू करते हैं कृषि आधारित उद्योग। कह रहा है कि सूती वस्त्र और जूट, रेशम और ऊनी और तेल निर्माण इत्यादि सब क्या होते हैं, कच्चे माल पर आधारित होते हैं। यानी कच्चा माल रहेगा तभी, जैसे सरसों रहेगा तभी तेल होगा, जूट रहेगा, पटसन रहेगा तभी आपका जूट होगा, गन्ना रहेगा तभी आपका ईख होगा। तो ये सभी क्या होते हैं, कच्चे माल पे आधारित होते हैं। जिसमें पहला कह रहा है कि सूती वस्त्र उद्योग देखते हैं। तो सूती वस्त्र उद्योग कह रहा है कि भारत में एक अधिकार बहुत प्राचीन से ही चलता रहा है। यानी भारत में आज नया सूती वस्त्र नहीं बन रहा है, बहुत प्राचीन समय से ही सूती वस्त्र का निर्माण भारत में होता जा रहा है। परंतु कह रहा है कि आधुनिक भारत में सूती वस्त्र का पहला मिल कोलकाता में 1818 ईस्वी में पोर्ट ग्लास्टर में खोला गया था। यानी देखिए, आप लोग को मैंने बताया 1854 में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत ही यूनिक चीज है। यानी कहने का तात्पर्य है कि पहला जो कारखाना खोला गया वो पोर्ट ग्लास्टर में खोला गया 1818 ईस्वी में, लेकिन ये असफल हो गया, कुछ दिन बाद ये बंद हो गया। जो नियमित रूप से कारखाना जो खोला गया वो मुंबई में खोला गया सूती वस्त्र का 1854 में। इसलिए याद इस बात को जरूर रखिएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि 1854 ईस्वी में काबजी नाना भाई डाबर द्वारा लगाई गई थी। यानी कब, किसके द्वारा, काबजी नाना भाई डाबर के द्वारा लगाई गई थी 1854 ईस्वी में। मुंबई में जो कारखाना वही सफल रूप से हुआ। सूती वस्त्र कह रहा है कि भारत का आज विशाल उद्योग है। यानी भारत का आज सबसे विशाल उद्योग क्या है, सूती वस्त्र का उद्योग माना जाता है, जिसमें बहुत लोगों को रोजगार प्रदान होता है, और 20% लोग से अधिक इसमें काम करते हैं। यानी मजदूर में 20% से अधिक लोग कपड़े निर्माण में क्या करते हैं, काम करते हैं। और ये हमारे जीडीपी का 4% योगदान है। यानी सकल घरेलू उत्पादन का 4% ये हमारा उत्पादन होता है। और विदेशी आय का 17%, यानी विदेश से जो इनकम हमको आता है उसको 17% सूती वस्त्र का उद्योग का आता है। कह रहा है कि महाराष्ट्र के मुंबई, सोलापुर, पुणे, वर्धा, नागपुर, औरंगाबाद, जलगांव सूती वस्त्र के प्रमुख केंद्र है। गुजरात में कह रहा है कि अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट, पोरबंदर इत्यादि ये सब क्या है, सूती वस्त्र के प्रमुख केंद्र है जहां पे निर्माण होती है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा, मुर्शिदाबाद, हुगली, श्री रामपुर, उत्तर प्रदेश में कानपुर, मुर्शिदाबाद, आगरा, मोदीनगर इत्यादि, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर मध्य प्रदेश के। फिर कह रहा है कोयम्बटूर, चेन्नई और मदुरै तमिलनाडु के, ये सभी क्या है, प्रमुख केंद्र है। लेकिन मुंबई को सूती कपड़ों की महानगरी कही जाती है, ठीक है, इस बात का याद रखिएगा। सूती वस्त्र की महानगरी अगर कोई पूछेगा तो मुंबई, क्योंकि देश का 1/4 सूती वस्त्र का निर्माण मुंबई में ही होता है। इस बात का आप लोग अनुसरण रखेंगे, ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि भारत से जो सूती वस्त्रों का निर्यात होता है यानी बेचा जाता है, वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड होता है, रूस, फ्रांस, यूरोपीय, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, अफ्रीका जैसे देशों में भारत की सूती वस्त्र की मांग होती है, वहां पर
जाता है। कह रहा है कि देश का पहला सूती पार्क सिलिकॉन वस्त्र निर्माण के लिए एक तमिलनाडु में बनाया गया था। यानी पहला सूती सिल्क पार्क जो बनाया गया तमिलनाडु के में बनाया गया है। अब कह रहा है अगला जूट और पटसन, पहला हम लोग देख लिए। अब देखते हैं जूट और पटसन, यानी कृषि आधारित में आपका सूती वस्त्र आ गया। आप जूट और पटसन देखते हैं, ये सब खेती करके ही निर्माण होता है। जूट के लिए पटसन लगाया जाता है। कह रहा है कि सूती वस्त्र के बाद जूट पटसन दूसरा भारत का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उद्योग है। जूट पटसन से बनता है और इसका उत्पादन कह रहा है कि भारत में संसार में पहला स्थान है। यानी जूट के उत्पादन में भारत का पहला स्थान आता है। इसके बाद कह रहा है कि बांग्लादेश दूसरे स्थान पे आता है और भारत में कह रहा है 77 जूट के कारखाने हैं और जिसमें 69 क्या है पश्चिम बंगाल में ही है। पश्चिम बंगाल 80% जूट का उत्पादन करता है। जिसके बाद कह रहा है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम और त्रिपुरा मिलाकर 10% का उत्पादन करता है। यानी अकेले क्या करता है 80% पश्चिम बंगाल उत्पादन करता है और अधिकांशतः कह रहा है कि उत्पादन हुबली नदी के आसपास पश्चिम बंगाल में होता है। यानी हुबली नदी जो है कोलकाता के आसपास में, वहां पे 98 किलोमीटर की लंबी और 3 किलोमीटर की संकरी एक पट्टी है। उसी पट्टी में सबसे ज्यादा क्या होता है जूट का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि ये पानी वाले जगह पर होता है। जो पटसन होता है उसको सराया जाता है। आप लोग किसी अपने घर में पूछेगा पटसन होता कैसा है, बताएगा लोग, ठीक है, जिसको सन भी कहते हैं। और उसको सराने के बाद उसमें से रेशा निकलता है और रेशा से ही क्या करता है उसको धुनाई करके सुखाई करके बनाया जाता है जूट का बोरा वगैरह। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में जूट निर्माण द्वारा अच्छी मात्रा विदेशी मुद्रा अर्जित करते थे। यानी यह निर्माण करके विदेश में बेचकर अच्छी पैसा इनकम की जाती थी। जिसका कह रहा है कि ऊंची लागत पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम धागे तैयार करने के लिए बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, मिस्र, थाईलैंड और अन्य देशों में कड़ी अस्पर्धा थी। यानी उन देशों में भी क्या होता था जूट का निर्माण किया जाता था, जिसके कारण कड़ी अस्पर्धा थी। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, अरब देशों, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय जूट का उत्पादन के अधिक ग्राहक थे। यानी इन सभी देशों में जूट का मांग अधिक था भारतीय जूट का, क्योंकि यहाँ की गुणवत्ता अच्छी हुआ करती थी। अब कह रहा है ऊनी वस्त्र उद्योग, ऊन वाला वस्त्र का उद्योग। तो कह रहा है कि देश में सबसे पुराना वस्त्र उद्योग ऊनी वस्त्र उद्योग है, जो कि पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान इत्यादि में निर्माण इसका होता है। कह रहा है कि मुंबई इसका सबसे बड़ा केंद्र है। यानी मुंबई क्या है ऊनी वस्त्र के साथ साथ सूती वस्त्र का भी सबसे बड़ा केंद्र है। इसके अलावा बीकानेर, जयपुर, राजस्थान ऊनी वस्त्र के लिए भी महत्वपूर्ण केंद्र है। यानी महाराष्ट्र का मुंबई के साथ साथ राजस्थान का बीकानेर और जयपुर भी ऊनी वस्त्र के लिए प्रमुख केंद्र माना जाता है। कह रहा है कि एक इधर नोट पॉइंट में है, कह रहा है कि पश्मीना ऊन एक विशेष प्रकार के नस्ल के बकरियों के रोए से प्राप्त किया जाता है, जो कि नस्ल नरम और मुलायम होता है। यानी कह रहा है कि पश्मीना ऊन अगर पूछेगा तो किससे निर्माण होता है, तो बकरियों के क्या होता है रोए से किया जाता है, जो कि बहुत ही मुलायम और क्या होता है गर्माहट होता है और नरम भी होता है। ये कश्मीरी बकरियां पर्वतीय क्षेत्रों में गुर्जा द्वारा पाली जाती है। यानी कहाँ बकरियां मिलती है, तो कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्रों में मिलती है। कह रहा है कि ऊनी वस्त्र का वस्त्र एवं पोशाक उत्पादन करने के लिए पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु स्थित भारतीय ऊन सामान एवं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और अनेक यूरोपीय देशों में निर्यात होता है। यानी कह रहा है कि इसका निर्माण पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु में बृहद मात्रा में होता है और इसका निर्यात जो किया जाता है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है, रूस में किया जाता है, इंग्लैंड में किया जाता है, कनाडा में और यूरोप के अन्य महादेश के देशों में किया जाता है। भारतीय ऊनी कपड़ों का मांग इन सभी देशों में और सूती कपड़ों का भी मांग इन सभी देशों में अधिक मात्रा में होता है। कह रहा है कि अंगोरा ऊन खरगोश के रोए से प्राप्त होता है। ऑब्जेक्टिव बार बार पूछता है अंगोरा ऊन कैसे प्राप्त होता है। अंगोरा किसकी प्रजाति है, तो ऊन की है, जो कि खरगोश के जो रुआ होता है, बाल जो होता है, उससे प्राप्त किया जाता है। तो इसे नोट पॉइंट जरूर आप लोग लिखते चलिएगा, ठीक है। अब कह रहा है रेशमी वस्त्र। कह रहा है कि भारत प्रारंभ से ही रेशम वस्तुओं के उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध रहा है। यानी रेशम खोज आज से नहीं, बहुत पहले से, जब हिंद यूनानी शक पलो कुषाण आया था उस समय से ही होता आ रहा है। और इसका व्यापार विश्व के अन्य देशों तक पहले, अंग्रेज से पहले जो विदेशी शासक हुआ करते थे वो सभी करते थे। कह रहा है कि यहाँ 4 प्रकार के रेशमी होते हैं, जिसे कह रहा है कि मलबरी, तसर, इरी और मूंगा। ये 4 प्रकार के रेशम होते हैं जो भारत में पाए जाते हैं। भारत में रेशम लगभग 90 मिलें हैं और इसकी छोटी इकाई बहुत अधिक, यानी 90 को बड़े बड़े यहाँ पर
मिले हैं जिसका उत्पादन भी अधिक होता है। कह रहा है कि 90% रेशम का उत्पादन कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में होता है। कर्नाटक, बेंगलोर, कोलार, मैसूर एवं बेलगांव रेशम का प्रमुख केंद्र है। पश्चिम बंगाल, मुर्शिदाबाद, ये सभी क्या करते हैं, रेशम का उत्पादन करते हैं। यानी इन सब शहरों में रेशम का क्या उत्पादन किया जाता है, रेशम का पौधा भी होता है जिससे निर्माण किया जाता है। भारतीय रेशम की मांग यूरोप एवं एशिया के बहुत सारे देशों में, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, सऊदी अरब, कुवैत, सिंगापुर रेशम कपड़ों के प्रमुख आयातक देश हैं। जिससे भारतीय रेशम का उद्योग चीन, थाईलैंड और इटली में कड़ी स्पर्धा है। यानी चीन भी रेशम का निर्माण करता है, थाईलैंड भी और इटली भी, जिससे कारण क्या होता है, कड़ी स्पर्धा यानी कंपटीशन झेलना पड़ता है भारत को। अब हम लोग देखेंगे कृत्रिम वस्त्र निर्माण। कृत्रिम के बारे में देखेंगे अब।